नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। बिहार में जो राजनीतिक गहमागहमी है और उसी गहमागहमी के बीच चुनाव आयोग का ये अरंगा मैं नहीं कह रहा, बल्कि बिहार में जो विपक्ष में लोग हैं, जो विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगी, इनका आरोप है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सत्यापन का काम चल रहा है, गहन मतदाता पुनरीक्षण इलेक्टोरल रोल का चल रहा है, उसका एकमात्र मकसद है सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाना। तो इसी आधार पर बिहार की राजनीति एक बार फिर अपनी चरम पर है। और इसी दौरान आपने सुना कि 9 जुलाई को इसके खिलाफ बंद का भी आयोजन किया गया है, चक्का जाम का आयोजन किया गया है और चक्का जाम का नेतृत्व करने के लिए पटना राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये मतदाता सत्यापन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से कितने मतदाताओं की संख्या पर क्या असर पड़ेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जन दबाव और विपक्षी दलों के दबाव के फलस्वरूप चुनाव आयोग ने आज एक फैसला किया, जिसके तहत कि जितने भी मतदाता हैं जो अपना फॉर्म अप्लाई भरेंगे, उसके साथ अब कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक परिवर्तन है, एक ये विपक्ष की जीत है। लेकिन इसके बावजूद जिन बातों को और चुनाव आयोग के द्वारा अब तक स्पष्ट किया गया है, उसके आधार पर ऐसा स्पष्ट दिख रहा है कि लगभग आप कह सकते हैं 2 करोड़ लोगों पर इसका असर पड़ेगा। लगभग 50 लाख परिवार आप कह सकते हैं इससे प्रभावित हो सकते हैं। कौन होंगे वो 50 लाख लोग, 50 लाख परिवार, वो 2 करोड़ लोग कौन हैं? आप सबसे पहले मैं समझाने का प्रयास करूं तो आप देखिए कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर कि सबसे अधिक प्रवासी लोगों की संख्या है। मतलब बिहार के लोग सबसे अधिक पूरे देश भर में, अगर हम जितने भी राज्य हैं देश के अंदर, हर राज्य की अगर वर्तमान परिस्थिति को देखें तो सबसे अधिक लोग बिहार के ही हैं जो दूसरे प्रांतों में रहते हैं, अपने घर छोड़कर रहते हैं, मतलब माइग्रेटेड है। चाहे वो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन है नौकरी के लिए, आपको पता है, रोजी और रोजगार के लिए, फिर पढ़ाई के लिए भी है, फिर इलाज के लिए भी है। इसके ऐतिहासिक कारण है। आज हम उस ऐतिहासिक कारणों की चर्चा नहीं करेंगे, और करेंगे बाद में करेंगे, चूंकि ये चुनाव का वर्ष है तो इस बार तो पूरे बिहार का एक तरह से हर मुद्दे पर हम बिहार की परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन 50 लाख परिवारों की जिन्हें किसी न किसी कारण से बिहार छोड़कर बाहर रहना पड़ता है, और वो अपना घर साल में 2 साल पर तभी आते हैं, या तो किसी पर्व त्योहार में आ गए, या फिर अपने किसी रिश्तेदार के शादी विवाह या कोई शुभ या अशुभ काम होता है तभी वो बिहार आ पाते हैं, अन्यथा उनके घरों में ताला लटका होता है। आप जितने भी दर्शक हैं, सबके आसपास, हर के गांव में, मोहल्लों में, शहर में कम होगा लेकिन गांवों में जितने भी लोग, आप लोग गांव से जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे कि आपके गांव में कम से कम 20 से 25% आबादी ऐसी है जो कि अब गांव छोड़कर किसी न किसी महानगर में रह रहा है, और उनका गांव के साथ संबंध अब केवल पर्व त्योहारों का और शादी विवाह का ही रह गया है। मतलब केवल सुख और दुख में ही साथ है, इसके अलावे न उनको यहां रोजगार मिल रहा है, न उनके बच्चे की पढ़ाई हो रही है। तो स्वाभाविक है, जहां भविष्य किसी का बनेगा, न वर्तमान सुरक्षित है न भविष्य सुरक्षित है, तो फिर रहेंगे क्या। तो इसीलिए ये जो माइग्रेशन है, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, बिहार के लोग हर जगह मिलेंगे। न केवल भारत में, मैंने बताया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चतुर्थ वर्ग से लेकर क्लास 1 तक के अधिकारी आपको हर जगह बिहार के मिलेंगे। लेकिन बिहार में आपने शायद मतलब प्रशासनिक अधिकारी IAS IPS छोड़कर कभी भी नहीं देखा होगा कि कोई तमिलनाडु का व्यक्ति, आंध्र प्रदेश का व्यक्ति, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का व्यक्ति यहाँ पर आकर किसी होटल में प्लेट साफ कर रहा हो। ये तो सच्चाई है।
तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि जब उनके गांव में, उनके परिवार, उनके आंगन में बीएलओ जा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, उनके घर में ताला बंद है। उनके घर में क्या है, ताला लगा हुआ है। उनके कोई रिश्तेदार भी गांव में नहीं है जिनसे कि वो मतदाता, वो कम से कम व्यक्ति का भी सत्यापन कर सके। नंबर एक। तो सवाल ये उठ रहा है कि उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कि गूगल से, चुनाव आयोग के का जो वेबसाइट है उससे अपना फॉर्म अपलोड करके फिर उसको डाउनलोड करके फिर उसको अपलोड कर पाएंगे फोटो सहित। यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढना बिहार जैसे राज्य के लिए अलग परिस्थिति पैदा करता है। यह बात सही है, हो सकता है चुनाव आयोग के दिमाग में ये बातें नहीं आई हो, लेकिन जो बिहार के लोग हैं वो तो जानते हैं इस बात को। कम से कम चुनाव आयोग में भी कई अधिकारी होंगे बिहार के, उनको ये विषय रखने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि अपने देश के अंदर हर मुद्दे पर राजनीति ज़्यादा प्रभावित करती है, दलीय राजनीति ज़्यादा होता है, समस्याओं की चर्चा ज़्यादा होती है, समाधान की चर्चा कम होती है। हमारा मकसद होता है हम अपने प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल आइडिया के प्लेटफॉर्म से जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा कि हमारा प्रयास होता है कि एक निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से वस्तु स्थिति की जानकारी आम जनता के पास पहुंचे, जिससे कि जब तक लोकतांत्रिक अधिकार के साथ साथ लोकतांत्रिक कर्तव्य के प्रति जनता जितनी जागरूक होगी उतना हमारे देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत होगा। तो ये जो सवाल है कि हमारे यहाँ बिहार में लगभग 50 लाख परिवार ऐसे हैं जो कि राज्य के बाहर रहते हैं और केवल शादी विवाह या किसी पर्व त्योहार में ही अपने घर पे आते हैं, तो उनका कोई रिश्तेदार भी यहां नहीं रह रहा है। तो फिर उनके बारे में क्या करेगी चुनाव आयोग? क्या उन सभी लोगों का नाम मतदाता सूची से इस बार हट जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर यह हटता है तो फिर इसको जस्टिफाई कैसे करेगी चुनाव आयोग? हाँ, एक बात और है जो ध्यान देने की जरूरत है। जब मैं बात कर रहा हूं अधिकार की तो बात कर्तव्य की भी होती है। भारत सरकार के चुनाव कानून के तहत यह बात हर मतदाता के लिए मैंडेटरी है कि वो राज्य देश में कहीं किसी एक ही क्षेत्र का मतदाता हो सकता है। कई ऐसे लोग आप भी जानते होंगे, अपने राज्य में भी और पूरे देश भर में ऐसे कई लोग हैं जो कि एक से अधिक जगह मतदाता सूची में उनका नाम है। तो वैसे लोग कहां के मतदाता बनना चाहेंगे? अपने मूल निवास स्थान जहां के वो नेटिव है, मतलब बिहार के अगर नागरिक हैं तो बिहार में ही मतदाता सूची में अपना नाम रखना चाहेंगे, या फिर जहां वो माइग्रेटेड है, जहां अस्थायी, जिसे हम कहते हैं ना कि चूंकि आप कोई भी फॉर्म भरते हैं उसमें दो एड्रेस होता है आपका, एक होता है परमानेंट एड्रेस और दूसरा होता है टेम्पररी एड्रेस, जिसे आप पोस्टल एड्रेस कहते हैं। तो क्या बिहार के नागरिक अपने पोस्टल एड्रेस पर मतदाता होंगे या अपने परमानेंट एड्रेस पर मतदाता होंगे? यह भी एक सवाल है जिसका जवाब चुनाव आयोग को ढूंढना होगा आने वाले दिनों में। तीसरा एक और वर्ग है और वो वर्ग है राजनीतिक जीवों का, जो कि विभिन्न राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं। जहां जिसको मौका मिलता है, ये बहती गंगा वाली स्थिति है, जहां जिसको मौका मिलता है बहती गंगा में हाथ धोता है। हाँ, जो पार्टी, जो दल, जो संगठन जितना संगठित है वो उतना ज्यादा प्रभावित कर पाता है। एक बात तय है, मैं बताऊं आपको कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड होगा। क्यों होगा उसका कारण समझिए। भारतीय जनता पार्टी और जहां कहीं भी अपनी सीमित शक्ति के बल पर वामपंथी दल प्रभावी है, ये दोनों चूंकि कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास संगठन है, इनके पास विचारधारा आधारित कार्यकर्ताओं का एक समूह है। तो ऐसे लोग जिसे आप कहते हैं ना कि इनका कोई मतदाता छूटे नहीं और प्रतिद्वंदी दल का छूट जाए तो अच्छा है, तो इस प्रयास में मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा उठाने की स्थिति में अगर कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी और वो वामपंथी दल होंगे। जैसे सीपीआई, एमसीपीआई का तो आधार अब सिकुड़ता जा रहा है, लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन जहां कहीं भी मगध प्रमंडल में या शाहाबाद प्रमंडल में
जहां कहीं भी CPI-ML का आधार है। तो CPI-ML के लोग इस मामले में मुझे लगता है कि ज्यादा प्रभावी होंगे अपने क्षेत्र में, जहां उनका प्रभाव क्षेत्र है उस क्षेत्र में, क्योंकि वो भी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो अपने समर्थकों का, अपने समर्थक मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में छूटे नहीं, इसका प्रयास करने में वो सक्षम होंगे। इसीलिए जो इस चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसमें BLO के साथ साथ BLA की भूमिका भी बहुत बड़ी बताई गई है। ठीक है, बूथ लेवल एजेंट, याद रखिए, अगर आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हो तो आप याद रखिएगा BLA की भूमिका बहुत बड़ी है। बूथ लेवल एजेंट, हर पॉलिटिकल पार्टी के जो बूथ लेवल एजेंट है, लेकिन अब जिनका बूथ पर कार्यकर्ता ही नहीं होगा तो वो पार्टी क्या करेंगे? उनके समर्थक मतदाताओं को तो छाटा जा सकता है, तो उनका देखभाल कौन करेगा? तो एक तरीके से मैं अगर इस बात को रखूं कि चूंकि लोकतंत्र के लिए अपने देश के संविधान के अनुसार बहुदलीय लोकतंत्र है और राजनीतिक दलों की स्थापना तथाकथित विचारधारा के आधार पर होती है, मैं इसलिए तथाकथित जोड़ रहा हूं चूंकि आज की राजनीति विचारधारा लगभग किनारे है, केवल नाम के लिए है। तो इसलिए तथाकथित राजनीतिक विचारधारा के आधार पर होता है। तो जब तक उसके लिए संगठन महत्वपूर्ण है, तो शायद इसी बहाने कुछ राजनीतिक दल जो संगठन का महत्व नहीं समझते हैं, शायद संगठन का महत्व समझ पाए तो शायद अपना नुकसान होने से बचा ले। लेकिन एक बात तय है कि इस मतदाता पुनरीक्षण में, मतदाता सत्यापन अभियान में उस राजनीतिक दल को ज्यादा फायदा, इसीलिए विपक्ष का डर बिहार में स्वाभाविक है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, ऐसे मुकेश सहनी की पार्टी हो। तो चूंकि इन लोगों का राजनीतिक दल का संगठन अब नहीं है। कांग्रेस एक जमाने में सबसे मजबूत संगठन कांग्रेस पार्टी का बिहार में हुआ करता था, लेकिन कई कारणों से कांग्रेस की वो स्थिति अब रही नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का संगठन है, लोग हैं, हर पंचायत में है, लेकिन वहां नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। यह डिफरेंस है। वहां नेता अधिक है, कार्यकर्ता कम है। इसीलिए जो चुनावी प्रबंधन होता है, इस प्रबंधन के मामले में मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां ज्यादा प्रभावी होंगी। इसीलिए इस चुनाव अभियान, इस चुनाव माने मतदाता पुनरीक्षण अभियान से सबसे कम नुकसान अगर किसी का होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का और कम्युनिस्ट पार्टियों का होगा, क्योंकि इनके कार्यकर्ता जनता से जुड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन अंत में एक बात फिर मैं दोहरा रहा हूं कि ये जो प्रवासी लोग हैं उनकी मतदाता सूची से नाम हट सकता है। अगर आपके कोई भी रिश्तेदार बाहर रह रहे हैं तो उनसे आग्रह कीजिए कि किसी भी तरीके से किसी का हेल्प लेकर भी अपना फॉर्म निकालें, उस पर भरें, फोटो चिपकाएं और किसी तरीके से अपने BLO के यहाँ जमा करवाने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही।